बच्चे सोचते हैं कि यार जो टॉपर्स है ना वो पूरे दिन बस पढ़ते ही रहते हैं ना। Starting के few months, I was not very serious about board exams. Simple notes को read करने से revision नहीं होती। घंटों को लेके बड़ा ऑब्सेशन है कि कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो आ जाए यार फ्री फायर नहीं करता। बीइंग अ टॉपर आपको क्या लगता है कि क्या ये फिक्स्ड है कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए? हाय निपुण, कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. कहाँ से हो निपुण? सर मैं दिल्ली। यार तो बहुत अच्छी परसेंटेज आई है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी Thank you और so आपके much. पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? Parents are extremely proud. They are elated. मतलब they did not expect. कितना एक्सपेक्ट करा था आपने? Sir, initially I was expecting कि 95 plus, so I was expecting, but 99 is something unexpected. बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। Yes, sir. बट यू डिड इट, कर दिखाया आपने। हाँ जी। कैसा रहा ये सफर? मतलब इसको सर, पूरा ईयर को सफर- ब्रेक डाउन करें तो क्या क्या किया, कब कहाँ क्या चल रहा था? सर तो ये जर्नी तो पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। बीच में अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स हुए हैं। तो अगर जैसे सेक्शन मेरा स्टार्ट हुआ था 10th में, अप्रैल में। सो स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। मतलब एक तो था कि बोर्ड्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करना, बट मैं उतना शायद इंडल्ज नहीं था। बट फिर कॉन्टिन्यूसली हमारे स्कूल में एग्जाम्स होते थे, तो उससे मुझे थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। फिर देन हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए एंड उसके बाद मेरे प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए। तो अराउंड नवंबर मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। देन आफ्टर दैट जनवरी में प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए। फिर जब मेरे प्री बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए थे, सो आई हैड एम्पल ऑफ टाइम कि मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ एंड मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है। सो आफ्टर जनवरी जो भी मेरे पास एक महीना था, आई स्पेंड द फर्स्ट 10-15 डेज कि मैं जो भी मैंने नोट्स बनाए थे उनको मैं अच्छे से रिवाइज करूँ। एंड एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज की थी दैट कि सिंपल नोट्स को रीड करने से रिविजन नहीं होती। सो व्हाट आई डिड वाज कि एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर पे मैं खुद से दोबारा नोट्स बनाने लग गया विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग। तो उससे आई वाज एबल टू एनालाइज कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा। फिर उसके बाद आफ्टर माय रिवीजन वाज कंप्लीट, फिर मैंने पूरा टाइम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए किया एंड सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए किया। बिकॉज अल्टीमेटली जितना एक्सपोजर बनेगा मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को, उतना ही मेरे लिए बेटर होगा। बिकॉज इस साल जो सीबीएसई ने बोर्ड पेपर भी सेट किया था, दैट वाज नॉट अ वेरी डायरेक्ट पेपर। उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड वो मैं तभी सॉल्व कर सकता था अगर मुझे उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। आपके इंडिविजुअल मार्क्स क्या थे सब्जेक्ट वाइज? सो एसएसटी और मेरा एडिशनल सब्जेक्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था उसमें आई स्कोर्ड 100। मैथ्स एंड साइंस में आई स्कोर्ड 99 एंड हिंदी आई स्कोर्ड 97 एंड इंग्लिश में 95। तो मैथ्स और साइंस में तुम्हारे नंबर कटे हैं, मुझे बोलने का मौका मिला। तो क्या बदल देना चाहिए क्या हमें तुम्हारे? मैथ्स साइंस अगर अच्छा नहीं पढ़ा है शोभित भैया प्रशांत भैया तो हम चेंज कर देते। नहीं सर, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही मैथ्स एंड साइंस वो मतलब मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस ही है। जो स्ट्रॉन्ग है ना उसी में मार्क्स कटे हैं सब टॉपर के, अगर आपने नोट करा होता है। सही बात है। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में मुझसे थोड़ी एक सिली मिस्टेक हो गई थी, उसी की वजह से एक नंबर कट गया एंड आई डू रिग्रेट अ लॉट बिकॉज़ स्टार्टिंग से स्कूल एग्जाम्स में आई स्कोर्ड ऑलवेज फुल इन मैथ्स। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ पे पढ़े थे? तो मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी। मैंने जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल थे, आपके जो इतने सारे लेक्चर्स थे, मैंने उनको रेफर किया एंड दे वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी एक्चुअली। तो उससे मुझे ऑफलाइन कोचिंग की कभी नीड ही नहीं पड़ी। अच्छा, जैसे हमने वो मैराथन्स वगैरह भी ली थी लास्ट के टाइम पे, आपने देखे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह? जी सर, आपके जो भी 2 दिन पहले आपने मैराथन्स कराए थे एंड शोभित भैया रात को 2 बजे तक लेक्चर देख रहे थे, मैंने वो भी ज्वाइन किया था एंड पेपर के दिन सुबह जो 5 बजे लेक्चर देते थे वो भी मैंने ज्वाइन। ग्रेट। तो उसमें से उससे कोई मदद, मतलब क्वेश्चंस वगैरह? डेफिनेटली सर, बहुत मदद हुई थी बिकॉज उसमें आपने जितने क्वेश्चंस आप करवा सकते थे, मतलब जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे वो मैंने किए एंड पेपर भी काफी सिमिलर सही था। सो दैट वाज अल्टीमेटली कि जो भी एक
पूरे ईयर में किया है उसको एकदम सम अप कर दे रहा हूँ, तो वो लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल। चलो बहुत बढ़िया है। लोगों का क्या रहता है ना निपुण, हाँ जी। घंटों को लेके बड़ा ऑब्सेशन है कि कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो आप बीइंग अ टॉपर, आपको क्या लगता है कि क्या ये फिक्स्ड है कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए? आपने क्या किया था? सर मेरा एक फिलोसफी है दैट क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। तो मेरा कभी भी फिक्स नहीं था कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ने हैं, बिकॉज अगर मैं 10-12 घंटे पढूं एंड अल्टीमेटली जब लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाऊँ अगर मुझसे एक भी क्वेश्चन ना हो तो वो दैट इज ऑल कम्प्लीटली वेस्ट। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मुझे 10-12 घंटे पढ़ने हैं, मैं घंटे चाहे 5 या 6 ही पढूं, बट मैं उन्हें ऐसे पढूं कि टॉपिक में एकदम डीप कोर तक समझ पाऊँ। एंड एक जो टेक्निक मैंने और यूज की थी दैट वाज टारगेट बेस्ड स्टडी, कि मैंने टारगेट सेट कर लिया कि आज डे में मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, उसमें ये नोट्स की रिवीजन करनी है, ये क्वेश्चंस करने हैं, इतने सैम्पल पेपर्स करने हैं। एंड जब मेरा वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा सो दैट वुड बी, तो मैं कह सकूंगा दैट वो मेरा डे अच्छा गया था, दैट वाज प्रोडक्टिव डे फॉर मी। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आज इतने सारे टॉपर्स से बात करके हमने भी ये सीखा कि टाइम टेबल तो टॉपर्स मेजरली नहीं बनाते, वो टारगेट ज्यादा सेट कर रहे हैं, तो इट इज ग्रेट। अच्छा, ये जर्नी के दौरान डिस्ट्रैक्शन इनका क्या हाल था? इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स? डिस्ट्रैक्शंस सर बेसिकली थोड़े बहुत हुए, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन से हटना वो तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ऑनलाइन मोबाइल पे यूट्यूब। बट मैंने क्या किया दैट मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, मैंने बस यूट्यूब वगैरह एंड व्हाट्सएप। तो यूट्यूब पे भी मैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन अदर थिंग्स मैं कोई लेक्चर देखूं या कुछ और कोई ट्रिक वीडियो जिससे मतलब मेरे स्टडीज को लेकर हेल्प। सो वो मेरा मेजर टारगेट था कि मैं उस पर फोकस करूं। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि यार जो टॉपर्स है ना वो पूरे दिन बस पढ़ते ही रहते हैं, ना कुछ बाहर खेलते होंगे ना कोई मूवीज देखते होंगे, क्या ये सच है? ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। मुझसे भी कई अच्छा। मतलब मेरे साथ के क्लासमेट्स वगैरह ने पूछा कि पूरे दिन पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, ये सब। सो आई सिंपली सेड कि मैं इतना नहीं पढ़ता, बिकॉज जैसे नॉर्मली स्कूल वाले डे में आई वो मतलब बहुत थक जाता था मैं, तो इतना पढ़ने का मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, मैं थोड़ा ही पढ़ता था, बट वो क्वालिटी टाइम में पढ़ता था। एंड साथ ही साथ सिर्फ पढ़ते रहने से भी वो अल्टीमेटली आपके सब दिमाग से निकल ही जाएगा, तो साथ में साथ थोड़ा रिक्रिएशन भी इम्पोर्टेंट है। सो एक बैलेंस बनाना दैट इज द मेजर थिंग। अच्छा, ये भी मुझे बताओ कि मतलब आपके स्कूल में कितने दोस्त हैं, और दोस्त की मतलब क्या जरूरत पड़ती है? जैसे पूछते रहते हैं ना कि तुमने कितना कर लिया ऐसा, मतलब टॉपर्स भी करते हैं ऐसा? सर दोस्त की जरूरत मतलब दोस्त की इम्पोर्टेंस कोई बता ही नहीं सकता। मेरे स्कूल में कई सारे दोस्त हैं, आई हैव अ लार्ज फ्रेंड सर्कल एंड मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। मतलब हम आपस में डिस्कस करते रहते थे, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये समझा दे, कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट समझा दे। तो इस तरीके से जब हम आपस में मिलकर स्टडी करते थे, ऑफ कोर्स अब आपस में मतलब थोड़े रिक्रिएशन भी करते थे, एंजॉयमेंट भी करते थे, बट साथ ही साथ हम स्टडीज को भी लेकर सीरियस थे। तो अच्छा, ये अच्छा फ्रेंड सर्कल होना कितना इम्पोर्टेंट है? एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मतलब ये तो हमने बचपन से ही सीखा है कि संगति बहुत जरूरी है, अच्छी संगति होना बहुत जरूरी है। तो जितने अच्छा आपके फ्रेंड्स होंगे, जितने वो सपोर्टिव होंगे, आपके स्टडीज को एनकरेज करेंगे, तो उतना ही अच्छा होगा। मतलब जैसे कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो किसी अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे चिढ़ाएंगे कि एंड नर्ड करके बुलाएंगे। सो वैसे फ्रेंड्स होना, वैसे फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए। फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको एनकरेज करे, आपको मोटिवेट करे। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है एंड यू आर फीलिंग लो, तो वो आपको एनकरेज करेंगे। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं ना, जैसे कि जो बोल रहे हैं कि आ जा यार फ्री फायर नहीं करते, तो आपके साथ नहीं होता था ऐसा कि फ्रेंड बोल रहे हैं कि आ जाओ? मेरे साथ एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ बहुत ज्यादा। मतलब समटाइम्स उन्होंने कहा कि हाँ आज कुछ खेल लेते हैं,
तो आई एग्री बिकॉज थोड़ा सा मेरे को मेंटेन करके चलना था बैलेंस, रिक्रिएशन एंड स्टडीज, राइट बट इतना ज्यादा मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ कि मैं स्टडीज से पूरा ही वेवर्ड हो जाऊं। तो एक कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन कर पाया थ्रू एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी में आंसर राइटिंग को कैसे टैकल किया आपने? सर एसएसटी में सबसे पहले तो आंसर राइटिंग में सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे बहुत सारे, आपके लेक्चर्स कई सारे देखे, उनसे कई सारे शॉर्ट नोट्स बनाए। तो उन शॉर्ट नोट्स में मुझे पॉइंट वाइज याद हो गए थे। अब उन पॉइंट वाइज को प्रॉपर आंसर में एक्सपैंड करने के लिए मैंने आपकी जो एक सीरीज थी फॉर आंसर राइटिंग वो मैंने देखी थी, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। यस सर। तो उससे मुझे सीखने को मिला कि आंसर राइटिंग में सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी रीडिंग होनी चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है, अगर आप सिमिलर लैंग्वेज लिखते हैं सो वो आपके मार्क्स बढ़ाने के अल्टीमेटली वो चांसेस इंक्रीज कर देता है। तो पहले तो एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग, नेक्स्ट आपको पॉइंटर्स पता होने चाहिए, फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कि अगर को सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, देन उसे हर पॉइंट को प्रॉपर्ली इलाबोरेट करना। कहीं अगर मैं बोर्ड्स में भी बात करूँ सो एवरी आंसर मैंने उसे बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट में लिखा था ताकि मैं कोई डिटेल मिस ना कर पाऊँ। तो मैंने हर चीज़ को ढंग से इलाबोरेट किया, साथ में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ मैंने डाला था, एंड लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन, एंड उसमें मैंने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया था ताकि टीचर के लिए वो आसान हो चेक करना। तो अल्टीमेटली इसी की वजह से आई फील मेरे एसएसटी में अच्छे मार्क्स आए। चलो, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है? पेपर प्रेजेंटेशन डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, मतलब ये नहीं है कि आप उसमें हाइलाइटर्स से और ड्राइंग्स बनाओ या ऐसा करो, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली वेस्ट ऑफ टाइम आई थिंक। बट एक पेपर प्रेजेंटेबल डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज पॉइंट आपको पता है, आपको ट्रीट करना है कि जो सामने जो एग्जामिनर है उसे कुछ नहीं पता, आपको पॉइंट को ऐसे प्रेजेंट करना है कि उस एग्जामिनर को सब समझ आए। राइट। ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपर के बारे में कब पता चला वैसे आपको? नेक्स्ट कैसे पता चला? आप तीनों को तो मैं शुरुआत से ही फॉलो कर रहा था एजुकेशन चैनल्स को, फिर आपने जब कोलैबोरेशन किया तो फिर मुझे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में तभी पता चला। वो मोमेंट कैसा था तुम्हारे लिए? तो ऐसा कुछ टाइप का था, मजा आया, क्या हुआ? डेफिनेटली सर, बिकॉज दिगराज सर एसएसटी के मोस्ट फेवरेट टीचर ऑन यूट्यूब, शोभित सर मैथ्स के, प्रशांत सर साइंस के, तो जब तीनों का कोलैबोरेशन हुआ आई वाज वेरी एक्साइटेड कि डेफिनेटली मतलब कुछ क्रेजी बड़ा होना। सही है। तो आगे आप 11th-12th में क्या चीज प्लान कर रहे हैं? अभी 11th-12th में आई हैव टेकन साइंस और मेडिकल, एंड अल्टीमेटली मेरा फाइनल गोल है दैट आई शुड क्रैक आईआईटी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अपने ड्रीम को अचीव करो। हाँ बिल्कुल, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा यार लेकर आए हो यार, बहुत बहुत खुशी होती है जब मिलते हैं ऐसे स्टूडेंट से, क्योंकि हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम देख नहीं सकते, आज देखने का मौका मिलता है। एक्चुअली मुझे आपको भी बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज आपका एक बहुत क्रूशियल रोल है मेरी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे दिगराज सर की जो एसएसटी की उन्होंने बुक निकाली थी इन कोलैबोरेशन विद, वो भी मैंने ली थी, एंड आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल फॉर मी। हैप्पी टू आई ओwe my success to you. अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आपसे ऑल द वेरी बेस्ट। इंटरेक्ट करके भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आपको अभी तक तो लेक्चर्स में देखा था, बट लाइव इंटरेक्शन इज राइट। वेरी एक्साइटिंग। बेस्ट विशेस आगे के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।